जय हिंद साथियों, नमस्कार। उपस्थित हूँ लेकर आज की 17 तारीख को जो आपका सेकंड शिफ्ट हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 17 तारीख का सेकंड शिफ्ट का जीएस का पोर्शन। पहला सेशन आपका बहुत अच्छा रहा है और सेम टू सेम वही कंडीशन मुझे सेकंड में भी दिखाई दे रही है। अच्छे अच्छे प्रश्न हैं और लगभग ऐसे प्रश्न हैं जो कि हमेशा आप लोग यहाँ पे चालू करते हैं, पढ़ते हैं। आइए शुभारंभ करते हैं, समय बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे आपका। प्रश्न संख्या 69 की बात करिएगा। यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है ना। किसमें लैक्टिक एसिड होता है ये आपसे पूछा गया है। पालक है, दही है, इमली है या फिर सिरका है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन है, ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट। ऑप्शन बी, दही में आपका लैक्टिक एसिड होता है और साथ ही साथ दूध होता तब भी सही उत्तर होता। और अगर दही है, दही भी आपका सही है। साइट्रिक एसिड नींबू में आपका होता है और सिरका में आपका एसिटिक एसिड होता है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 की बात करिएगा। गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। गोदान नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा। बनारस के रह के अगर ये रचना आप गलत करेंगे तो फिर समस्या आपके लिए हो जाएगी। माखनलाल चतुर्वेदी आपका दिया है, जयशंकर प्रसाद आपका दिया है, मुंशी प्रेमचंद दिया है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला दिया है। जिसने लगाया है, जिसका भी ये पेपर रहा हो, जयशंकर प्रसाद को लगाया है। जबकि गोदान अगर आप नहीं पढ़े हैं तो समझ लीजिए हिंदी पढ़ना आपका बेकार है। गोदान किसकी रचना है तो यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, गोदान मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही फेमस रचना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी और यहाँ पे आया भी है। और ये सब गोदान हो गया, गबन हो गया, मंत्र हो गया, ये सब महत्वपूर्ण उपन्यास और कहानियाँ हैं, इनसे जो पूछी जाती है ना। जयशंकर प्रसाद की बात करिएगा तो कमैनी आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइएगा। प्रश्न संख्या 71 की बात करिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अभी कल या परसों ही आपसे चर्चा हो रही थी इसके बारे में। पद्म विभूषण दिया है, भारत रत्न दिया है, पद्मश्री दिया है और पद्म भूषण दिया है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, भारत रत्न, जिसमें कि पीपल के पत्ते के आकार की जो संरचना होती है, एक अवार्ड आपको प्रदान किया जाता है ना। और अभी 2 लोग को दिया गया, 5 लोग को अनाउंसमेंट किया गया है। 5 लोग जो हैं आपकी बार इनको दिया जाएगा। उन 5 का नाम मैंने आपको प्रॉपर वीडियो में बताया है। इससे पहले वाले जो वीडियो उसको आप देखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 72 की यहाँ पे बात कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर, 15 अगस्त, 30 दिसंबर या फिर 26 जनवरी। अब यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूज होंगे 26 नवंबर और 26 जनवरी को लेकर। इस लगाने वाले ने भी लगाया 26 जनवरी, जो कि गलत है। 26 जनवरी आपका रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस है। यहाँ संविधान दिवस की बात हो रही है। संविधान दिवस के रूप में कब मनाया जाता है तो ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा 26 नवंबर, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही आपका संविधान जो है अंगीकृत किया गया था, आत्मार्पित किया गया था। और 26 जनवरी 1950 को ये पूर्ण रूप से लागू किया गया था। ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम बात करते हैं 73 के, तो साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है। कुछ नंबर्स आपको दिए गए हैं। वुमेन हेल्पलाइन नंबर आपको मैंने बताया है 1090 आपका है, या 1112 याद रखिएगा। साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर है तो 1930। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका हो जाएगा 1930, आपका यहाँ पे उत्तर सही है। और अगर महिला हेल्पलाइन नंबर की बात करिएगा तो आप लोग परिचित होंगे 1090। चलिए, गुड़ी पाड़वा एक सांस्कृतिक खेल मतलब कला भी आपकी आनी थी। गुड़ी पाड़वा जो है निम्नलिखित में से किस राज्य का बसंत समय का त्यौहार है, ये आपसे पूछा गया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। तो गुड़ी पाड़वा जो है महाराष्ट्र में मनाया जाता है। और इस तरह से मान के चलिए कि 9 वर्ष का शुभारंभ जो है वहाँ के लोग इसी के बाद मनाते हैं। तो 9 वर्ष आरंभ करने का ये आपका त्यौहार होगा। महाराष्ट्र आपका उत्तर सही होगा। प्रश्न संख्या 75 की बात कर लीजिएगा। 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पे है। देखिए, पहले शिफ्ट में भी आपका जनगणना संबंधित 2 क्वेश्चन आपको मिले थे और इस शिफ्ट में भी मैंने कहा था कि जनगणना के प्रश्न आपके आने वाले हैं। तो 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी किसके पास है, किस मंत्रालय के पास। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, कोई मतलब ही नहीं है इससे। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, ये भी आपका कोई मतलब नहीं है। योजना मंत्रालय, ये भी आपका कोई मतलब नहीं है। इसमें जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन सी। 10 वर्षों के बाद भारत में काउंटिंग होती है और इसकी जो जिम्मेदारी होती है वह गृह मंत्रालय की होती है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76 की बात कर लीजिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार
आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस आपसे पूछा जाता है 10 दिसंबर, बताइएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार का मुख्यालय जो आपका है ऑप्शन ए यहाँ पे आपका होगा राइट, नई दिल्ली में। देखिए जो यहाँ पेन से निशान लगा है किसी छात्र का है, तो वो सही है, ये कहा नहीं जा सकता है। तो आप जो मैं बता रहा हूँ जो पिंक कलर से, उसको आप ध्यान दीजिएगा। बाकी तो चलिए इसके बाद प्रश्न संख्या 77 की बात करिएगा। तो यहाँ पे आपका दिया गया कि भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प। भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा आरंभ किया गया था? तो ये जो आपका इसका उत्तर जो है ऑपरेशन कायाकल्प आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पे होगा। यूपी गवर्नमेंट आपका जो है यहाँ पे सही होने जा रहा है, ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन, पुलिस का पेपर देने जा रहा है और पुलिस से प्रश्न आपके बनने हैं, बना भी है, पिछले बार भी पूछा गया था और इस शिफ्ट में भी आपसे पूछा गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? सेवा, वीरता और बंधुता। सत्यमेव जयते आपने लगाया है, सत्यमेव जयते गलत है। सत्यमेव जयते तो आपका भारत का नेशनल वाक्य है, आदर्श वाक्य है। सेवा, सुरक्षा, शांति ये भी नहीं है। सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा, ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस की जो टैग लाइन है वह सुरक्षा आपकी और संकल्प हमारा है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपको यहाँ पे दिया गया है, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ये आपसे पूछा गया है। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली या फिर चंपावत। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए होगा। आर्यभट्ट प्रेक्षणशाला कहाँ पे है? तो नैनीताल में है और नैनीताल में ही आपका जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। प्रश्न संख्या 80 की बात करिएगा। तो G20 का पूर्ण रूप क्या है? ये आपसे पूछा गया है। ग्रैंड 20 दिया है, ग्रुप ऑफ 20 दिया है, ग्लोरी ऑफ 20 दिया है, गैदरिंग ऑफ 20 दिया है। तो यहाँ पे जो उत्तर आपका होता है ऑप्शन बी हो जाएगा। G20 का जो फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 20 है, न कि गैदरिंग ऑफ 20, है ना। इन्हीं दो में कन्फ्यूजन आपको होना था। प्रश्न संख्या 81 की बात कर लीजिएगा। देखिए 81 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका दिया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रैंड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी के द्वारा निर्मित किया गया है? कोलंबिया, यूक्रेन, हडसन या फिर कोलोरेडो। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो ग्रैंड कैनियन है विश्व का सबसे बड़ा कैनियन माना जाता है और ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। किस नदी ने इसका निर्माण किया है? तो कोलोरेडो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 82 की बात करिएगा। तो यहाँ पे आपका दिया गया है कि भारत में राष्ट्रव्यापी GST का विचार सबसे पहले निम्नलिखिट में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? बेसल समितियों का नाम आपको दिया गया है और ये भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। बेसल समिति है, केलकर टास्क फोर्स है, रेखी समिति है या फिर सी रंगराजन समिति है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन बी होने जा रहा है। यहाँ पे केलकर समिति के प्रस्ताव पे ही जो है आपका 2017 में भारत में GST व्यवस्था आपकी लागू हुई थी। चलिए 83 नंबर की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है? और इस क्वेश्चन को अगर आप गलत करते हैं तो कोई मतलब नहीं रह जाता है। भारत का कौन सा देश है जो कि स्पर्श नहीं करता है? भूटान दिया है, म्यांमार दिया है, मालदीव दिया है, नेपाल दिया है। कई बार मैंने आपको बताया है, गलत करने के चांसेस आपके नहीं होंगे। ऑप्शन सी स्थलीय सीमा को टच करने वाला देश आपका 3 भूटान, म्यांमार और नेपाल, है ना। मालदीव जो है स्थलीय सीमा को कहीं भी टच नहीं करता। ऑप्शन सी आपका उत्तर यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 84 की बात करिएगा। अब बताइए, इससे आसान क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है कि कोई होगा, जितना भी आप तक के इतिहास का पेपर हुआ है। टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? मैंने लास्ट क्लास में ही आपको, जब मुझे याद है लास्ट क्लास मैंने ऑफलाइन लिया था, वहाँ मैंने चर्चा की थी उगते हुए सूर्य का देश, ज्वालामुखियों का देश, तो आपने जापान बताया था और उसी से मैंने यहाँ राजधानी भी पूछी थी तो आपने टोक्यो बताया था। तो ये भी गलत होने चांसेस आपके नहीं हैं। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। टोक्यो किसकी राजधानी है? जापान की राजधानी, ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। देखिए प्रश्न संख्या 85 की बात करिएगा। थंका निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय शैली है? ये आपसे पूछा गया है। सिक्किम, बिहार,
उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल, तो थंका का संबंध याद रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका हो जाएगा, सिक्किम आपका यहाँ पे राइट होने जा रहा है। प्रश्न संख्या 86 की अगर बात कर लीजिएगा तो नर्मदा निम्नलिखित में से किससे मिलती है, ये आपसे पूछा गया है। नर्मदा के बारे में तो हमेशा चर्चा हुई है और इसको भी आप गलत नहीं करेंगे। नर्मदा किस में मिलती है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट, अरब सागर में, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 87 की बात करिएगा, उन गीतों का नाम बताइए जो राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं। उन गीतों का नाम बताना है जो राधा कृष्ण के दिव्य गीत प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय हैं। तो ब्रज में कजरी तो होता नहीं है, ब्रज में चरकुला होता है, रसिया होता है। चरकुला आपका लोक नृत्य है और यहाँ पे गान की बात हो रही है तो रसिया आपका यहाँ पे उत्तर सही हो जाएगा। दिव्य प्रेम का गुणगान करने वाले कौन है, तो आपका रसिया आपका उत्तर होगा। देखिए आज की शिफ्ट में आपका दोनों पेपर में कृष्ण से संबंधित आया है, तो मुझे लगता है कि कल वाले दोनों पेपर में राम जी का कोई ना कोई प्रश्न आपका, राम मंदिर से प्रश्न आपका आ रहा है ना। चलिए आज के सेशन का 28वां क्वेश्चन अगर बात करिएगा, वस्त्र मंत्रालय में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, रेशम, जूट, ऊन या फिर कपास। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है और ऑप्शन बी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट। चलिएगा जूट। प्रश्न संख्या देखिए, प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी, ये आपसे पूछा गया है। तो प्रभावती गुप्त की अगर बात करिएगा तो ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय, और इन्हीं को जो है आप विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न संख्या 90 की बात करिए, थोड़ा सा स्ट्रेंज क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों को डिजाइन किया था तथा इसे कलाकृतियों से सजाया था। निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों को डिजाइन किया और इसे कलाकृतियों से सजाया था। श्री सैयद हैदर रजा दिया है, श्री नंदलाल बोस दिया है, जैमिनी राय दिया है और प्रेम बिहारी रायजादा दिया है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी, नंदलाल बोस, है ना। प्रश्न संख्या 91 की बात करिए तो यहाँ पे आपका दिया गया है कि हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। हंगरी है, फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है या फिर ब्राज़ील है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्रांस यहाँ पे उत्तर सही होने जा रहा है। 2016 के विमुद्रीकरण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। अब देखिए, विमुद्रीकरण का प्रश्न आपका पहले शिफ्ट में भी आया था, वहाँ विमुद्रीकरण का अर्थ पूछा गया था और यहाँ पे जो है आपका विमुद्रीकरण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे ये पूछा गया है। अगर आप विमुद्रीकरण का अर्थ समझ जाते हैं तो इस प्रश्न को गलत नहीं किए होंगे। विमुद्रीकरण का मतलब होता है नोटबंदी, और 2016 में नोटबंदी होती है 8 नवंबर को रात 8 बजे, जब प्रधानमंत्री जी टीवी पर आके कहते हैं कि आज रात 12 बजे से जो है आपका क्या हो जाएगा, समस्त नोट बेकार हो जाएगा। यही आपका विमुद्रीकरण है। कब आए थे, तो 8 नवंबर। कौन प्रधानमंत्री आए थे, तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, श्री नरेंद्र मोदी। चलिए इसके बाद प्रश्न संख्या 93 की बात करिएगा, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों ही हो। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों ही हो निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। मर्ज अर्थव्यवस्था दिया है, आउटक्रॉस दिया है, मिश्रित अर्थव्यवस्था दिया है और हाइब्रिड दिया है। जिसमें दोनों का मिलन हो तो ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा। कैसी होगी, तो वह आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण होगी। चलिए प्रश्न संख्या 94 की बात करिएगा तो यहाँ पे आपका दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद राष्ट्रीय आंदोलन की किस घटना के पश्चात रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त करते हुए अपनी नाइटहुड की उपाधि को क्या कर दिया था, वापस कर दिया था, ये आपसे पूछा गया है। और ये भी चर्चा हुई है आपसे, बंगाल विभाजन, जलियांवाला बाग नरसंहार, कामागाटा मारू हादसा और लाला लाजपत राय पर पुलिस का लाठीचार्ज। तो ये जिन्होंने लगाया है डी लगाया है, लेकिन इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में होता है और इसी के पश्चात महात्मा गांधी जी ने महात्मा की उपाधि और रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था। चलिए प्रश्न संख्या 95 की आप बात कर लीजिएगा। चलिए 95 की बात करिए, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, आपसे पूछा गया है। मत्स्य पालन, कपास उत्पादन, जल प्रदूषण या फिर डेयरी संबंधित है आपके किससे, श्वेत क्रांति। और यहाँ पे नीली क्रांति आपका मछली पालन है, ऑप्शन ए। पढ़ के आप लोग जो है थक गए थे, एकदम उब गए थे ये सब चीज़ें कि सर कितना पढ़ाते हैं। आखिर देखिए यही चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पे मिल रही हैं, तो निश्चित रूप से इसको देखने के बाद आपको
हर्ष का अनुभव हुआ होगा, है ना। चलिए प्रश्न संख्या 96 की बात करिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? श्री दरोबजी टाटा दिया है, श्री नौरोजी टाटा दिया है, श्री नवल टाटा दिया है, श्री जमशेदपुर टाटा दिया है। तो यहाँ पे जो टाटा स्टील के जो संस्थापक आपके हैं वह ऑप्शन डी होगा, जमशेद जी टाटा। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होने जा रहा है। चलिए प्रश्न संख्या 97 की बात करिएगा। निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणिक डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करना है? नागरिक डिजिटल कहलाता है ना। तो ये जो आपका ऑप्शन इसका हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा। डिजी लॉकर का प्रयोग आप लोग करते हैं, इस पिछले अगर आप सीटेट का एग्जाम देते हो तो डिजी लॉकर में पूरा प्रमाण पत्र आपका आ जाता है, तो डिजी लॉकर आपका यहाँ पे उत्तर सही हो जाएगा। 98 की बात करिएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैन्य स्कूल का उद्घाटन किया गया? किस जिले में उत्तर प्रदेश के प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का स्थापना किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन बी यहाँ पे होने जा रहा है राइट, मथुरा, है ना। मथुरा आपका राइट हो जाएगा। 99 की बात करिएगा। निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कारपोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी राइट, इंडसइंड बैंक आपका हो जाएगा ऑप्शन। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लगाए हैं तो गलत होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे होने जा रहा है आपका राइट। प्रश्न संख्या 100 की बात करिएगा। तो यहाँ पे आपका दिया गया बाबा सो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? अब देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया तो नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा भी यहाँ पे आपने कॉमन सेंस का प्रयोग होगा, मैं जब आपको झील पढ़ा रहा था तो वहाँ मैंने आपको बताया था सो मोरोरी झील, याद है? याद आ रहा है कुछ? सो मोरोरी झील मैंने आपको बताई थी। अगर वहाँ से आप सो को कॉमन करते और यहाँ पे आप बाबा सो आपको दिखाई दे रहा है, तो नॉर्मल सी बात है, सो मोरोरी कहाँ पे है? लद्दाख में। तो बाबा सो कहाँ पे होंगे? लद्दाख में होंगे। ऑप्शन में लद्दाख को खोजिएगा, लद्दाख आपको डी में मिल रहा है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, है ना। तो ऐसे प्रश्नों को एलिमिनेट किया जाता है। जरूरी नहीं है कि आपको 36 से 36 प्रश्न आपको हूबहू मिले। हाँ, कुछ चीज़ें अगर आपने बढ़िया से पढ़ी, अच्छे से पढ़ी है तो एलिमिनेशन भी आप करते हैं और ऐसे प्रश्न आपका 1 नंबर 2 नंबर आपको मिल जाता है ना। तो फिलहाल इस प्रश्न का बाबा सो कहाँ पे है? तो आपका उत्तर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 101 की बात करिएगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर, इसमें सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं, कितनी कलेक्टर की नियुक्ति करेगी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी राइट, 1 कलेक्टर की नियुक्ति आपकी होगी। चलिए 102 की अगर बात करिएगा। वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? 160, 180, 150 या फिर 170? पहले 150 थी, लेकिन आज की डेट में 160 है। आपका उत्तर यहाँ पे ए होने जा रहा है राइट, है ना। हाँ, प्रश्न संख्या 103 की बात करिएगा। भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? आपसे पूछा गया है और ये चीज़ भी आपको बताया गया। यूपी से देखिए अच्छे खासे क्वेश्चन आपको मिल गए हैं यहाँ पे। श्री योगी आदित्यनाथ जी हो ही नहीं सकते हैं, गोविंद बल्लभ पंत, श्री एन डी तिवारी, कल्याण सिंह। तो स्वतंत्रता के बाद पहले मुख्यमंत्री कौन थे, या ऐसे कह लीजिए उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन है? तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका होने जा रहा है राइट, गोविंद बल्लभ पंत आपके हो जाएंगे राइट। चलिएगा, आज के सेशन का जो आपका 104वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं की सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है? मिशन सुनीता, मिशन शक्ति, मिशन वामिनी या फिर मिशन वनिता? ना वनिता लगाइए, ना वामिनी लगाइए, ना सुनीता लगाइएगा, ऑप्शन बी लगाइएगा, मिशन शक्ति यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट, क्योंकि शक्ति स्वरूपा देवी माना गया है ना। चलिए, उत्तर प्रदेश 5 की बात करिएगा। उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य को छूती नहीं है? यानी उत्तर प्रदेश कौन सा राज्य ऐसा है जो कि यूपी को स्पर्श नहीं करता है? थोड़ा भी अगर आप मैप से पढ़े हैं तो गलत आप करेंगे नहीं। उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार या फिर तेलंगाना? ऑप्शन बी यहाँ पे होने जा रहा है, तेलंगाना की सीमा कहीं भी स्पर्श नहीं करती है। उत्तराखंड से आपके 6 जिले हैं, 7 जिले, हरियाणा से आपके 6 जिले और बिहार से आपके 7 जिले हैं। चलिए 6 की बात करिएगा। निम्नलिखित में से भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अनाईमुडी है, जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? ये पूछा गया है।
किस पर्वत श्रृंखला पे स्थित है? नीलगिरी दिया है, वेलिकोंडा दिया है, विंध्य पर्वत दिया है, बालाघाट दिया है। देखिए अब यहाँ पे तो उत्तर सही तो दिया नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है कि ऑप्शन आपको सही मिलता नहीं है तो उसके नियरेस्ट आपको लगाना पड़ता है। एक्चुअली अगर देखा जाए, जो अनाईमुडी है ना, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, 2695 इसकी हाइट है, और ये केरल में स्थित है, केरला में अन्नामलाई पर्वत पे है। अन्नामलाई पर्वत पे, लेकिन अन्नामलाई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, विंध्य पर्वत आपका मध्य प्रदेश में ये होगा नहीं, बालाघाट महाराष्ट्र में ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है, अब बचा क्या? नीलगिरी बचा, वेलकोंडा। वेलकोंडा आपका जो है आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। तो अगर आप कहें यहाँ पे नीलगिरी आपका यहाँ पे अगर एप्रोप्रिएट आंसर अगर देखा जाएगा है तो आपका अन्नामलाई, लेकिन ऑप्शन में अन्नामलाई दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे लगा दीजिएगा, नीलगिरी आपका सही हो जाएगा। मैंने ऑफलाइन क्लासेस में कई बार अनाईमुडी को पूछा है और आप लोगों ने कई बार इसको बताया भी है, तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपको दिया गया चीज़ें एग्ज़ाम में मिल रही है। चलिए, तो ये आपके 37-38 क्वेश्चन हो गए, और मुझे लगता है कि लगभग सभी क्वेश्चन जो है आपको पढ़ाए हुए हैं, कोई गलत मुझे लगता नहीं होना चाहिए, इसमें से सभी पढ़ाए हुए क्वेश्चन है, अच्छी खुशी की बात है। तो ये रहा आपका आज का सेकंड मीटिंग, और कमेंट सेक्शन में जो कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आप लोगों के प्रश्न कितने सही हुए हैं या कितने पढ़ाए हुए आपको मिले हैं, कितने नहीं मिले हैं। पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है आपको कमेंट करके बताना है। इसी तरह से कल सुबह पुनः जो 18 तारीख की मॉर्निंग शिफ्ट है और इवनिंग शिफ्ट है, वैसे ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन में लेके कल फिर आपके सामने उपस्थित होता हूँ। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।